नमस्कार, वेलकम टू पीएससीबी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा एमपीजीके का 29वां लेक्चर है। इस सीरीज में हम परीक्षाधाम पुस्तक की जो एमपीजीके का जो पंचम संस्करण है उसका रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये पंचम संस्करण है, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में न्यायपालिका के बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 214 के तहत इसका गठन किया जाता है। आप लोगों को पता होगा विभाग 6 के अंतर्गत आता है। वहीं हम बात करें हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आर्टिकल 124 के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इनके बारे में बात करें, 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में इनकी स्थापना होती है। खंडपीठ 1968 में इंदौर व ग्वालियर में बनाई जाती हैं। उसी के साथ ही जिला न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। व ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए हम अधिनियम 2008 लेकर आए थे, उसके तहत इनकी स्थापना की जा रही है। कि एक हेल्पिंग पॉइंट है हमारे लिए कि 17 अगस्त 1993 में जो राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी है भोपाल में स्थापित की गई, वहीं मध्य प्रदेश की राज्य न्यायिक अकेडमी जबलपुर में 1989 में स्थापित की गई। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ये पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने नोट करा है तो आप इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब न्यायपालिका के बारे में चर्चा करें हम। तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य जैसा कि सर्वविदित है कि 2/11/1861 के मूल रूप से मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया था 1861 में। उस समय नागपुर स्थित न्यायिक आयुक्त न्यायालय ही इस क्षेत्र का शीर्ष न्यायालय हुआ करता था। उसके बाद में 1921 में इसे राज्य प्रांत गवर्नर प्रोविंसेस जो थे, राज्यपाल के जो प्रांत थे, उसमें परिवर्तित कर दिया गया। तब यह राज्य न्याय प्रशासन उच्च न्यायालय का हकदार हो गया था। फिर उसके बाद जॉर्ज पंचम के द्वारा 2 जनवरी 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के तहत जो लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंसेस और जो बरार प्रांत है उसका नागपुर उच्च न्यायालय में स्थापना की गई। तो पूछ लिया जाएगा नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 2 जनवरी 1936 में की गई थी। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के बाद अनुच्छेद 225 के व 272 के द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय 7वां अधिवेशन संपन्न हुआ था। नागपुर उच्च न्यायालय में अस्तित्व में आया। कब आया? ये 26 जनवरी 1950 में। लेकिन जब 1956 में हमारे राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो धारा 49A के तहत जबलपुर न्यायालय की स्थापना की गई और 1 नवंबर 1956 में उच्च न्यायालय बनाया गया। वहीं 28 नवंबर 1968 में इंदौर व ग्वालियर में 2 स्थायी खंडपीठों का गठन किया गया है। 1 नवंबर 2000 तक यह स्थिति रही, परंतु बाद में हमारा जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 आया, उसके तहत हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसके उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थापित कर दिया गया है। जो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान हाई कोर्ट है उसका जो डिजाइन किया गया था वो हेनरी इरविन के द्वारा तैयार किया गया था। और जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा जो गोकुल दास थे उनके सहयोग से किया गया था। उनमें जो भी राशि वगैरह है वो प्रदान की थी उस समय। और जगदीश शरण वर्मा जी जो 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच वर्मा आयोग के अध्यक्ष रहे थे, वो हमारे यहीं से संबंधित थे। वहीं हम देखें कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है हमारे समक्ष में कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम जो ग्राम न्यायालय है वो नीमच में का जो सांतला ग्राम है वहाँ पर कार्य करा। लेकिन जो हम पहले एक योजना लेकर आए थे, लेकिन अगर हम 2008 का अधिनियम लेकर आए थे उससे जो हमारा पहला जो ग्राम न्यायालय बना था तो क्या कहाँ बना था? बेरसिया में बना था जी। बेरसिया कहाँ देखा जाता है? तो ये भोपाल के पास में देखा जाता है। वर्तमान में ग्राम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 89 देखने को मिल जाएगी। वहीं हमारे यहाँ पर जो पेशा एक्ट लागू किया गया, हम 10वें राज्य थे पेशा एक्ट लागू करने के, और अभी हाल ही में 2025 में 25-26 में पेशा हमारा असम में लागू हुआ है। तो जल के अधिकार, जमीन के अधिकार, जंगल के अधिकार पेशा के तहत आते हैं। ये जनजातीय गौरव दिवस के समय पर मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। अब हम एक बार देखते हैं जो हमारा जिला न्यायालय उनसे। तो जिला न्यायालय 2 रूपों में कार्य करती है। एक होती है क्रिमिनल कोर्ट्स और एक होते हैं हमारे सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में जमीनी जायदाद संबंधी जो मामले हैं उनकी सुनवाई की जाती है और आपराधिक मामलों की सुनवाई हमारी फौजदारी व क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत की जाती है। आगे देख लेते हैं हमारे जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो एम हिदायतुल्लाह जी थे हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के रहे, और ये ध्यान रखिएगा ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई है। तो एम हिदायतुल्लाह जी के बारे में आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद में हमारे जेपी भट्ट हो गए, पीवी दीक्षित जी वही लोकायुक्त हैं और हमारे राज्यपाल भी बने हैं। पहले कार्यवाहक राज्यपाल 7 दिन के लिए न्यूनतम कार्यकाल राज्यपाल के रूप में पीवी दीक्षित जी का देखा जाता है। बिशंबर दयाल, पी के तारे जी,
शिवदयाल श्रीवास्तव जी और AP सेन जी, GP सिंह जी, GL ओझा जी, JS वर्मा जी। ध्यान रखना, वर्मा समिति जो आई है हमारी, आपने देखा होगा कि जो हम 2002 में जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जा रहा है, तो वो JS वर्मा जी की कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही हमारा 11वां जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। और उसका ND ओझा जी, जी चाहनी जी कार्यवाहक बने थे। फिर SK झा, UL भट्ट, AK माथुर जी, C भवानी सिंह जी, AK राजा रायथम जी, उसके अंदर राजीव गुप्ता जी, उसके अंदर RB रविंद्रम जी और अनंग कुमार पटनायक जी, सैयद रफत आलम जी, जस्टिस सुशील रिकोली जी और शरद अरविंद बोबड़े जी, ये हमारे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, साथ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए थे। श्री कृष्ण कुमार लोहाटी जी, अजय मानिकराव खानविलकर जी। वर्तमान में जो हमारे लोकपाल हैं वो कौन है, हमारे श्री अजय मानिकराव खानविलकर जी हैं। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। अगर आपके समक्ष में क्वेश्चन आ जाए तो आप लगा दीजिएगा। वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता जी, जस्टिस SK सेठ जी, अजय कुमार मित्तल जी, संजय यादव जी, जस्टिस मोहम्मद रफीक जी, जस्टिस रवि मलिमत जी और JC नागू जी कार्यवाहक बनाए गए थे। फिर सुरेश कैत जी वर्तमान में हमारे जो न्यायाधीश हैं, जो संजीव सचदेवा जी हैं, वर्तमान में हाईकोर्ट के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। अब हम एक बार देख लेते हैं जो हमारे उच्च न्यायालय से संबंधित जो गठन, योग्यता, कुछ शक्तियों के बारे में। तो अनुच्छेद 214 के तहत इनका गठन किया जाता है। योग्यता क्या होती है, या तो आपको 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट रहे हों या 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य जो कार्यालय है उसका आपका अनुभव रहा हो। नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य की राज्यपाल की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर हम न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वहीं हम बात करें नोट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति जो कॉलेजियम होता है 1/4 जो सदस्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के और 4 अन्य सदस्य होते हैं, उनके आधार पर जो नाम सुझाव जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। वेतन जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख मिलते हैं और जो 2.25 लाख रुपए मिलते हैं हमारे जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको त्यागपत्र जो नियुक्त करेगा वही जिसको जो त्यागपत्र देंगे ये तो राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, ध्यान रखना, हमारे राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते हैं क्योंकि कार्यशैली कहाँ है उनकी, राज्य में, इसलिए राज्यपाल इनको, क्योंकि राज्य के जो कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं हमारे, तो राज्यपाल होते हैं। उसके प्रकार उनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं हमारे। तो अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय होगा। उसके बाद 215 में अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियां होंगी, जो भी कार्य कर रहे हैं और इनके अधीन जो भी कोर्ट आते हैं वो इन कार्यों को देखकर ही अपनी गतिविधियां करेंगे। इसी के साथ में 222 के तहत आपका ट्रांसफर किया जा सकता है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के। MPPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं 223 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। हमने देखा कार्यवाहक जो न्यायाधीश बनाए जा रहे हैं हमारे जी साहनी जी हैं, वो जैसे उस प्रकार से 223 के तहत होती है। वहीं उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या होंगे उनके बारे में 225 के तहत बात की जाती है। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 221 होता है, उसमें इनके वेतन भत्ते के बारे में बात की जा रही है। और 236 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। 226 के तहत ध्यान, 32 में उच्चतम न्यायालय करता है और 226 के तहत, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, रिट जारी करने की ये केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी कर सकते हैं, ये मूल अधिकारों के साथ में अन्य अधिकारों पर भी अपने रिट जारी करते हैं। 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है, उसका प्रावधान भी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ पॉइंट है हमारे लिए कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश के वेतन संबंधी राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो पेंशन हमारी केंद्र की संसद निधि से जो संचित निधि है उससे हमें दिए जाते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित जो अन्य तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हैं थे, ठीक है, और माई ओन बॉसवेल नामक इनकी क्या थी, आत्मकथा थी। इसके साथ में मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना जी रहीं और मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक न्यायाधीश PV दीक्षित जी रहे, जो हमारे लोकायुक्त भी बनते हैं और बाद में राज्यपाल भी देखे जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश GC सोहानी जी को मिला, 2 दिन का केवल। वहीं मध्य प्रदेश सतना जिले में जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश GS वर्मा जी थे और जिन्होंने बाद में वर्मा समिति आई थी तो वो उससे संबंधित है। उसके बाद में जो रमेश चंद्र लोहाटी जी हैं जो भारत के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश भी रहे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, हमारे गुना जिले में हुआ था।
उसके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष भी रहे वो थे जीएस वर्मा जी। तो ध्यान रखना जीएस वर्मा जी के बारे में, 2 फैक्ट हो गए हमारे लिए। और मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद पर भी सुशोभित रहे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। तो याद रख लीजिए आपने। अब है हमारे समक्ष में अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो कौन कौन से हैं? एम हिदायतुल्लाह जी हो गए, जीएस वर्मा जी हो गए और हमारे शरद अरविंद बोबड़े जी हो गए। सर आप तो बोल रहे थे कि अभी जो हमारे रमेश चंद्र त्रिपाठी, ध्यान रखना ये हमारे भारत के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन ये हमारे हाईकोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के। ये बस पॉइंट हमने आपको बताए। और ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं AP सेन, JL ओझा, ये 3 याद रखना, एम हिदायतुल्लाह, जीएस वर्मा जी और सुरेंद्र अरविंद बोबड़े जी। के माथुर जी हो गए, RV रविचंद्रन हो गए, RV रविचंद्रन हो गए, अनंग पटनायक जी हो गए, अजय माणिक राव खानविलकर जी हो गए, हेमंत गुप्ता जी हो गए। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रहे जो हमारे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रहे, जो हम ऊपर देख के आए, हेमंत हिदायतुल्लाह जी और ये दोनों चीज़ें, ठीक है। पहले न्यायाधीश रहे, उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश रहे, क्योंकि आपको पता है वरिष्ठता का सिस्टम चलता है, जो वरिष्ठ होगा वही बनाया जाएगा मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद में ऐसे न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश PV दीक्षित जी हुए, GB ओझा जी हुए, ND ओझा जी हुए, GV सिंह और ND ओझा, 3 लोग हैं, लेकिन PV दीक्षित जी साथ में लोकायुक्त भी रहे थे, इसलिए इनको वो प्रथम हमारे ऐसे थे जो कार्यवाहक के रूप में भूमिका निभाई थी उन्होंने। PV दीक्षित, GP सिंह और ND ओझा आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के साथ में राज्यपाल भी देखने को मिले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब राज्यपाल किसी कार्य में व्यस्त होते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो उनका कार्यवाहक की भूमिका कौन निभाते हैं? तो वो हमारे मुख्य न्यायाधीश निभाते हैं, जो हमारे उच्च न्यायालय के होते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे, GG साहनी, SK सेठ, राजीव गुप्ता, संजय गुप्ता, सुशील हरकेली और जस्टिस सालू नागू, जो कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीशों के रूप में भूमिका निभाई है। कोई राज्यपाल की भूमिका नहीं, 6 लोगों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, SK झा, UL भट्ट, के माथुर, भवानी सिंह, अनंत कुमार पटनायक, रफ़ी अहमद आला, अजय खानविलकर जी अजय, उसके बाद अजय मित्तल साहब, मोहम्मद रफ़ीक और रवि विजय मलिमत साहब, ये हमें अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी भूमिका निभाई। अब एक बार हम देख लेते हैं जो हमारे राज्य के पहले जो विधि अधिकारी हैं महाधिवक्ता साहब, उनके बारे में। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। ये राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वहीं कौन बनाए जा सकते हैं? जिसने 10 वर्ष तक वकील रहे हों अथवा 10 वर्ष तक का उन्हें न्यायिक पद का क्या हो अनुभव हो। वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। शक्तियाँ राज्य सरकार को विधिक मामलों को सलाह देना, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है और उसके बाद किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये क्या रहता है वहाँ पे मत नहीं डाल सकते। ये इनके लिए बस एक चीज़ होती है, कई बार पूछ लिया जाता है महान्यायवादी के लिए और महाधिवक्ता के लिए। महान्यायवादी के लिए हमारी संसद में, महाधिवक्ता के लिए विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में। वहीं हम देख लें कुछ फैक्ट है हमारे लिए। पूर्व न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी जी 23 मार्च 2022 को निधन हो गया था इनका। ये गुना में जन्मे थे 1940 में। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 7 नए जज ने पद ग्रहण किया। अब उनकी संख्या 41 हो गई है। मध्य प्रदेश में स्वीकृत जो संख्या देखी जाती है वो कितनी? 53 है। अधिकतम कितने हमारे यहाँ पे जज हो सकते हैं? 53। दोस्तों इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के न्यायालय के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज सिस्टम है उसकी वीडियो को लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।